क्या आपको पता है कि दुबई मॉल इतना बड़ा है कि उसमें लगभग 20 क्रिकेट स्टेडियम समा जाएंगे। हालांकि मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल पैदल जाने में ही मेरी एड़ियां घिस गई। इसके बाद आगे जो होने वाला था उससे बात मेरे घुटनों तक पहुंचने वाली थी। अब इस विशालकाय मॉल में पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा कि वाह, किस नाचीज ने बनाया है ये मुजस्तिमा। ये मॉल नहीं बल्कि एक दुबई शहर के अंदर एक अलग शहर है, क्योंकि इसमें कुछ 30,000 के आसपास तो लोग काम करते हैं। उसके अलावा इस मॉल में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, जिसमें तरह तरह के जल प्राणी रहते हैं, और एक ओलंपिक साइज स्केटिंग रिंग है। यहाँ तक कि 15 करोड़ साल पुराना एक पूरा डायनासोर का स्केलेटन भी रखा हुआ है। इसे देख के तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ये भाई साहब चले गए, नहीं तो हमें घास पत्ती की तरह चबा डालते। हालांकि ये तो बस कुछ ही चीजें हैं जिनके बारे में मुझे इंटरनेट से पता चला। इस मॉल में घूमते घूमते मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो इन लोगों ने बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों पर काम किया है, जैसे सफाई, टेक्नोलॉजिया, हर कदम पे अलग थलग स्टोर्स और तो और महलों वाला वॉशरूम। परंतु मुझे सबसे अलग लगी वो जगह जहाँ पर आपको टूरिस्ट या विदेशी लोग नहीं दिखेंगे तो बस दुबई के शेख। और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आप असली लोकल यूएई लोगों को देख सकते हैं। और ये सारे कैफे इतने महंगे हैं कि मेरे घर के पेपर, मेरी किडनी, पड़ोसी की किडनी सब चला जाएगा। बचेगा तो बस ये दुबई मॉल। ये वाकई एक बेहतरीन मुजस्तिमा है, हाथ काटने की तैयारी की जाए। इस 19 साल के लड़के की कब्र में 1736 करोड़ का सोना मिला, परंतु आज तक जिसने भी इसकी मम्मी को छुआ वो दुनिया में नहीं रहा। तो मैं थी अपने इजिप्ट भ्रमण के आखिरी पड़ाव पे। सबसे पहले मैंने देखा कि कैसे पुराने राजा अपनी पिरामिड्स जैसी भव्य कब्रें बनवाते थे, पर उनमें चोरी डकैती होने के बाद उन्हें समझ आया कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम अपने सोने, हीरे, जवाहरात के साथ आराम से आफ्टर लाइफ में जा सके। और इसमें आता है इजिप्ट के लक्सोर में बना हुआ एक राजाओं का कब्रिस्तान, जिसे वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। और इसी को देखने के लिए मैं जब वहाँ पहुंची तो मेरे पिरामिड्स उड़ गए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी कब्रें नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक महल थी। जैसे ये रामसेस 5-6 की टूम 116 मीटर लंबी है और 3000 साल पहले बने होने के बावजूद इसमें आज भी ऐसे रंग बिखरे हुए हैं कि आंखें चौंधी आ जाए। दीवार के हर हिस्से पर पूरी सभ्यता दर्शाई गई। और इस वैली में अब तक 65 राजाओं की कब्रें मिल चुकी हैं, जिनमें से हर एक में भव्यता एक से बढ़कर एक है। कोई इतनी गहरी की चेम्बर तक पहुँचने में ही 10 मिनट लग जाए। कुछ इतनी आलीशान है कि आजकल के 5 स्टार होटल कम पड़ जाए। और ये सब यहाँ इसीलिए हो रहा था क्योंकि इस वैली का जो प्राकृतिक ढांचा है वो पिरामिड जैसा था और यहाँ चोरी डकैती से भी छिपा जा सकता था। बावजूद इसके यहाँ पर लगभग सारी कब्रें लूटी गई। हालांकि इन सारी भव्य और विशालकाय महल जैसी कब्रों में से एक बहुत ही साधारण कब्र है तुतनखामेन की, जो सिर्फ 9 साल की उम्र में फेरो बना और 19 साल की उम्र में मर भी गया। लेकिन जब खोजकारों को इसकी टूम मिली तो मानो एक खजाना ही सामने आ गया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1200 किलो सोना इस साधारण से फेरो की कब्र में मिला। ये खबर दुनिया में बिजली की तेजी से फैली और दूर दूर से लोग इसे देखने आए। ऐसा माना जाता है कि तुतनखामेन की कब्र में एक श्राप है, जो इसे देखता उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती। शायद इसीलिए इसकी टूम में से किसी ने सोना चुराया नहीं। पर सोचो, अगर एक साधारण से फेरो की कब्र में से इतना सोना मिला तो पिरामिड में कितना सोना होगा। क्या वाकई में हांगकांग में इलेक्ट्रॉनिक्स कौड़ियों के दाम में मिलते हैं? तो इसी बात का पता लगाने मैं निकल पड़ी थी बाजारू हांगकांग में। और सबसे पहले ही हमारे सामने दुकान आती है DJI हैसेलब्लैड की। अब वैसे तो DJI एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन इनके ड्रोन्स, गिम्बल्स और माइक वर्ल्ड फेमस है। तो मैं उन्हें ही चेक करने लगी कि तभी मुझे सिलबट्टे ने बताया कि ये जो हैसेलब्लैड कैमरा है इसे पूरी तरह से हाथों से बनाया जाता है और मून लैंडिंग के दौरान भी यही कैमरा इस्तेमाल हुआ था, जिसे जानकर मैं हैरान हो गई। और ये कैमरा असली वाले 100 मेगापिक्सल का है, फोन वाले नहीं, जिसके सिर्फ बॉडी का दाम 6.5 लाख से भी ज्यादा है। खैर, यहाँ पर जो ड्रोन्स मिल रहे थे वो वाकई काफी कम दाम के थे, परंतु ये इंडिया में लीगल नहीं है, तो मैं सही दाम कंपेयर नहीं कर पाई। हालांकि जो ये माइक थे इनका मुझे पता चला कि यहाँ और इंडिया में लगभग 40 से 50% का फर्क है, और इसीलिए मैंने भी एक फोन गिम्बल अगले दिन ले लिया। पर उससे पहले हमने जाना कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं और लगभग सभी चीजों का दाम थोड़ा कम जरूर है। जैसे ये इंडिया में ना मिलने वाला सोनी का अल्ट्रा प्रीमियम XM6 32,000 का मिल रहा था। और हाँ, iPhone 16 Pro का दाम भी लगभग 93-94 हजार था, जो कि इंडिया से 10-12 हजार कम ही है। इसके अलावा काफी घूमने पर भी मुझे बहुत अलग गैजेट्स यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। पर मुझे लगा था कि चाइना का हिस्सा होने के कारण हो सकता है यहाँ पर बहुत कुछ अलग ही सुरमेदानियां मिले। अभी मेरे हांगकांग में 1-2 दिन और बाकी है। इसके बाद हम चलेंगे एक ऐसे देश में जहाँ रशियन बोली जाती है। तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ से स्पीच देते हैं, और इसी जगह को देखने के लिए मैं एक कैब में बैठ निकल पड़ी मॉस्को की सबसे आइकॉनिक जगह लाल चौक को देखने। पर कुछ भी कहो, मॉस्को इतना ज्यादा सुंदर है कि इसे देखते देखते मेरी आंखें ही नहीं थकती। और कमाल की बात यह है कि रशिया का ये वाला हिस्सा यूरोप में आता है। पर मैं आई थी यहाँ पर एक बहुत ही अविश्वसनीय कैथीड्रल को देखने, और जैसे ही मैंने रेड स्क्वायर के पास कदम रखा तो मेरे शुतुरमुर्ग बैठ गए। भला इतना अविस्मरणीय कुछ कैसे हो सकता है? हाँ, शायद मैं कैमरा से ये सब आपको सही से ना दिखा पाऊँ, पर वाकई ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा था मानो
मानो मैं कोई यूरोपियन रोमांटिक मूवी देख रही हूँ। और मेरे शुतुरमुर्गों को उड़ना तो तब पड़ा जब उन्होंने ये छिपी हुई मार्केट देखी, जो अंदर ही अंदर पालिका बाजार से भी बड़ी है। खैर, मैं चल पड़ी उस खूबसूरत कैथेड्रल को देखने के लिए। तभी मुझे दिखे ये आर्मी ऑफिसर्स, जिन्हें यहाँ के लोग इतने गर्व से देख रहे थे कि क्या ही बताऊं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे मैं उस जगह पहुंचती जा रही थी जहाँ से अक्सर पुतिन स्पीचेस देते हैं। तो ये है वो लाल रंग की बिल्डिंगों से घिरा हुआ रेड स्क्वायर, तो मॉस्को का विश्व प्रसिद्ध है। पर मेरी नजर तो हट नहीं रही थी सेंट बेजल्स कैथेड्रल से। अरे ये कैथेड्रल है या फिर रपंजल और अलादीन को मिलाकर भारतीय रंगों से बनी हुई कोई बेतहाशा मनोहर इमारत। और सिर्फ यही नहीं, आसपास बनी हुई सारी ही इमारतें एक अलग कहानी सुना रही थी। और रोचक बात यह है कि यहाँ पर किसी बड़े फंक्शन की तैयारी चल रही है या फिर मिस्टर पुतिन कुछ कहते दिखाई देंगे, ये तो मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि रशिया का यूरोपियन वाला ये हिस्सा अभी भी काफी कुछ छिपाए बैठा। क्या होता है जब आप एक ऐसी जगह पहुँच जाओ जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी न पहुँच पाए। तो ये है ताशकंद का प्रसिद्ध मेट्रो सिस्टम, जिसको कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर ने बनाया था जन सुविधा के लिए। साथ ही साथ इन सारे मेट्रो स्टेशन को इतनी मजबूती से बनाया गया था कि ऊपर से कोई भी हमला हो जाए तो ये बंकर का भी काम कर सकते हैं। और मैं जब यहाँ पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि शायद समय एक ही जगह रुका हुआ है। जिधर भी देखो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी 80 के दशक में टहल रही हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा सराहनीय थी यहाँ के मेट्रो स्टेशन पर की गई कारीगरी। जैसे इस मेट्रो स्टेशन को यूरी गैगरिन को समर्पित करते हुए बनाया गया था। और क्योंकि यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे तो ये पूरा स्टेशन स्पेस थीम पर ही बनाया गया है। उसके बाद जब मैं दूसरे स्टेशन पर गई तो वहाँ की कारीगरी कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था कि ये स्टेशन मिस्र देश, अरेबिया और बहुत सदियों की कहानी एक जगह ही बता रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक या दो स्टेशन पर ही किया गया हो। ताशकंद के दर्जनों मेट्रो स्टेशन पर अलग अलग तरह की कारीगरी की हुई है। और सबसे रोचक बात यह है कि इन सब को देखकर आप समझ सकते हो कि मिनिमलिज्म की ओर भागते भागते हम कैसे कला से जीवन ही निचोड़ते जा रहे हैं। और फिर हम पहुंचे तीसरे स्टेशन पर, जहाँ इतने सारे झूमर लगे थे कि उन्हें देखकर मेरा झूमने का मन कर रहा था। और मैं कलाकारी से हैरान तो तब हो गई जब इन झूमर के नीचे खड़े होकर मेरी आवाज गूंजकर मुझ तक ही आ रही थी। वाह, मुझे लगा कि ये न्यूक्लियर बंकर जैसे मेट्रो स्टेशन में कोई जान नहीं होगी। पर ये तो कमाल निकले। इस मंदिर में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ हिंदू ही अंदर जा सकते हैं। और मंदिर के परिसर में ही दाह संस्कार भी होता है। ये है नेपाल का सबसे फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल, जिसके अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक अलग दुनिया है। क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ लोग पूजा करने आए हैं, पर यहाँ तो लोग जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास था यहाँ का पशु प्रेम। बंदर, गाय, कुत्ते, पंछी, न जाने कितनी ही तरह के तो मुझे जीव जंतु दिखाई दे रहे थे। तभी मेरी नजर पड़ी बागमती नदी पर हो रहे दाह संस्कार पर। और ये एक ऐसा दृश्य था जो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा था। मैं कुछ पल को वहीं ठहर गई। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। इस मंदिर का पूरा परिसर कलाकृतियों, कहानियों, इतिहास, न जाने क्या क्या अपने अंदर संजोए बैठा है। जहाँ नजर जा रही थी वहाँ कुछ ऐसा दिख जा रहा था जिसे देखकर मैं एक बार को वहीं रुक जा रही थी। अब वैसे तो मुख्य मंदिर में जाकर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, पर मैं ये बयां कर सकती हूँ कि मुख्य मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ हिंदुओं, बुद्धिस्ट और सिखों को अंदर जाने दिया जाता है। मैंने देखा कि इस मंदिर की क्या भव्यता है। सोने का ताज, चांदी के दरवाजे और सब कुछ मानो ऐसे संजो के रखा है जैसे कई सदियों पहले होगा। वाकई अविस्मरणीय। मंदिर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने मुझे भीतर से शांत कर दिया। मैं काफी देर वहीं बैठी रही और भोलेनाथ के प्रति लोगों का प्रेम देखती रही। अद्भुत। ये है दुनिया का सबसे पुराना रोबोट, जिसे रोमन्स ने 2000 साल पहले बनाया था। और इसे देखने के लिए मैं आई थी एक ऐसे देश जो है तो मिडिल ईस्ट में, पर अदाएं सारी यूरोप वाली है। और इस देश में है जिराश नाम का शहर, जो एक समय पर रोमन नागरिकों से खचाखच भरा रहता था। हालांकि 2000 साल बाद भी ये पूरा शहर जीवित दिखाई देता है। जैसे शहर में अंदर कदम रखते ही एक इतना बड़ा स्टेडियम है कि इसमें आराम से 15,000 लोग बैठ जाएं। पर उस समय T20 वर्ल्ड कप नहीं, घोड़ों की रेस, ग्लैडिएटर्स की लड़ाई, सब कुछ इस स्टेडियम ने देखा है। पर अभी तक मेरी आंखों ने तो कुछ देखा ही नहीं था। शहर के थोड़ा अंदर चलते ही मुझे दिखाई दिया एक ओवल प्लाजा। ये कोई मामूली आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी कलाकारी है। ये उस समय के यहाँ के भगवान जूस के मंदिर, शहर के मुख्य एम्फी थिएटर और मुख्य सड़क सबको जोड़े हुए था। और फिर मैंने कदम रखा स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डो मैक्सिमस में। ये 2000 साल पुरानी सड़क आज भी हजारों कहानी मुझे बयां कर रही थी। यहाँ तक कि इस पे 2000 साल पहले चले हुए रथ के भी निशान हैं। और ये पिलर्स कला के नायाब नमूने पूरे रास्ते को दोनों ओर से इस तरह ढके हुए हैं कि एक बार को मेरी नजर ही थम गई। पर ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद मैंने देखा कि कैसे एक रोमन बाजार चला करता था और कैसे उस समय यहाँ पर रह रहे लोगों ने पानी का इंतजाम किया था। परंतु अगर आप कभी सिनेमा देखने गए हैं तो उसका स्ट्रक्चर इन एम्फी थिएटर जैसा ही है। इस शहर में ये 2 थिएटर्स हैं जिनमें राजनीति, बड़े बड़े फंक्शंस, ग्लैडिएटर की लड़ाई, नाट्य रूपांतरण, न जाने क्या क्या हुआ करता होगा। यहाँ तक कि शहर में आर्टेमिस का मंदिर भी है, जिसके पास मुझे मिली दुनिया की सबसे पुरानी ऑटोमेटेड मशीन, जो पानी का इस्तेमाल करके चक्कू की मदद से पत्थर काटा करती थी, जिसका एक नमूना आज भी यहाँ रखा हुआ है। इस छोटी सी वीडियो में मैं शायद आपको सब कुछ ना बता पाऊँ, पर जिराश नाम के शहर में आकर मैंने वाकई टाइम ट्रैवल कर लिया है।
क्या आपको पता है कि आप एयरपोर्ट पे शॉपिंग करके हजारों रुपए बचा सकते हैं? तो इसी वारदात को अंजाम देने के लिए मैं निकली थी अपने विदेश भ्रमण की अगली कड़ी में। और इस बार मैं जिस देश में जा रही हूँ वहाँ की करेंसी इतनी स्ट्रांग है कि डॉलर भी उसमें से 3-4 बनते हैं। पर वहाँ जाने के लिए मुझे सबसे पहले पहुँचना था दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जहाँ चेक इन वगैरह कराने के बाद मुझे दिखाई दिया एक शब्द ड्यूटी फ्री, जो हर एक शोरूम के सामने लिखा हुआ था। अब इसका मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब सामान सस्ता होना चाहिए। पर इनके दाम देखकर मेरे तोतों को कबूतर उड़ा ले जाते हैं। 3,500 रुपए की टी शर्ट, 4,000 रुपए की टी शर्ट, इन घड़ियों पे तो दाम ही नहीं लिखा हुआ, मतलब इनमें मेरा घर जाएगा। पर फिर देखी मैंने बहन जी मैनेकिन की ये जैकेट 21,500, फिर ये सरोजनी वाला पर्स 6,500। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि इनकी ड्यूटी फ्री हो रही है या मेरी। अगर आपको लग रहा हो कि ये सब चीजें ना अफोर्ड कर पाने से मैं गरीब हूँ, तो मैं गरीब ही सही। वो तो आखिर में बाबा रामदेव ने मेरा अनुलोम विलोम संभाला 55 रुपए का ये फेस वॉश देकर, अन्यथा सवासन होने ही वाला था। खैर, अब समय हो चला था अपने छुक प्लेन में बैठकर उड़ान भरने का। अब ये जहाज कहाँ जा रहा है वो तो रेगिस्तान ही बताएगा। क्या आपको पता है आप किसी भी मॉल में जाकर फ्री जिम वर्कआउट कर सकते हैं? और इसी चीज को आजमाने के लिए मैं पहुंची पास के एक मॉल में, जहां पहुंचते ही मैंने पहले किया थोड़ा सा वार्म अप, एस्केलेटर पे पिलर के सहारे, यहाँ तक कि थोड़ी वॉकिंग करके भी। लेकिन इस स्कीम का असली पड़ाव है एक ऐसा स्टोर ढूंढना जिसमें जिम का सामान मिलता हो और उसे देखते ही चुपके से उसमें घुस जाना और ऐसा बिहेव करना कि आप तो बस इन मशीनों की टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि मुझे खरीदना कुछ नहीं था, मैं तो बस अपने जिम के पैसे बचाने में लगी हुई थी। और मुझे डर इस बात का था कि कोई मुझे पकड़ के मेरा लेग डे ना करा दे। हालांकि मुझे बॉक्सिंग में चैंपियनशिप जीतते देख कोई भी मेरे सामने नहीं आया और मुझे ये बेल्ट मोहम्मद टाइसन ने खुदा कर दी। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि मैं यहाँ वर्कआउट कर पाऊंगी या नहीं। और इसके बाद शुरू हुआ मेरा सीरियस वाला वर्कआउट, जिसमें सबसे पहले मैंने 3 सेट तितली के उड़ाए और उसके बाद 2.5 सेट किए उठी हुई बेंच के। फिर बारी आई सपाट बेंच के 3 सेट लगाने की। लेकिन मैं ठहरी प्रो जिमर, तो मैंने चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप की भी 3-4 एक्सरसाइज लपेट ही दी। और हैरानी की बात ये थी कि इस सब के दौरान मेरे पास कोई भी नहीं आया और ना किसी ने पूछा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ सिलबट्टे ने भी 2-4 एक्सरसाइज लपेट ही दी और ऐसे ही खत्म हुआ मेरा आज का वर्कआउट। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि क्या मैं कल भी यहाँ जिम कर सकती हूँ? मेरा पूरा जीवन इस एक बस्ते में भरा हुआ है। तो सबको पता है कि हमने दिल्ली के महंगे जीवन को छोड़कर पहाड़ों में अपना डेरा डाल लिया था। और उसके बाद क्या हुआ? बात यह है कि मैं एक जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकती और जब तक मैं दिल्ली में थी मुझे बार बार यहाँ रुकना पड़ रहा था। तो मैंने यहाँ से सब कुछ बेचकर एक छोटा सा बेस पहाड़ों में बनाया, जिसका खर्चा बहुत ही कम आया और मैं अपनी रोजमर्रा की चीजों को इसे एक बैग में एकत्रित करती चली गई, जैसे 2-4 जोड़ी कपड़े, लैपटॉप, कुछ जरूरी गैजेट्स और बस। अब इससे ये हुआ कि मैं मुंह उठाकर कहीं भी निकल जाने लगी, जैसे मिडिल ईस्ट के देश, हांगकांग, रशिया, कजाकिस्तान वगैरह इत्यादि। पर शुरुआत में सिर्फ एक बैग के सहारे जीना थोड़ा कठिन था, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीजें अपने साथ रखने की आदत जो थी। धीरे धीरे समझ आया कि जितनी जरूरतें मेरी बढ़ेंगी उतना ही भार मुझे उठाना पड़ेगा। फिर क्या था, मेरा ये बैग और छोटा और छोटा और छोटा होता चला गया और आज ये हालत है कि मुझे ये भी बड़ा लगने लगा है। मैं हर वक्त ये सोचती हूँ कि कैसे इसमें से कुछ सामान कम कर दूं। मुझे किसी भी फ्लाइट की टिकट बुक करने से पहले ही नहीं सोचना पड़ता कि इसमें मैं वेट कितना लेके जा सकती हूँ। और इतना कम सामान होने की वजह से मुझे ना तो मैनेज करने में दिक्कत होती है और कपड़े धोने में भी बस 10 से 15 मिनट लगते हैं। हालांकि इस बैग लाइफ के कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर इसमें कुछ ऐड होगा तो कुछ माइनस भी होना चाहिए। पर सवाल ये है कि इसके बाद मैं मुंह उठाकर निकलूंगी कहाँ? और हाँ, इस पूरे प्लान में सिलबट्टे का भी सेम ही हाल है, 100%।